नव्या ने सुबह सुबह जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि सामने शेखर खड़ा हुआ था और वो अकेला नहीं था। उसके साथ गुंडे जैसे दिखने वाले 2 गार्ड्स भी थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नव्या ने गुस्से में पूछा। तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी है या नहीं? कल तुमने कनिका के गले पर चाकू रख दिया, फिर ऋषि को घर से निकाल दिया। चाहती क्या हो तुम? शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में नव्या के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वो दोनों यही डिजर्व करते हैं। और मैंने सोचा था कि तुम दूसरा मौका डिजर्व करती हो, इसलिए कनिका के कहने पर तुम्हें यहाँ बुलाया और मिस्टर अहलूवालिया से तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की। शेखर ने तमा कर कहा। पापा प्लीज। तुम्हारी इतनी बदतमीजियों के बाद भी मिस्टर अहलूवालिया तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें बस हाँ कहना है। अरे वो आदमी तो इतना शरीफ है कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ कह दो। आप फालतू में ये सब कुछ कहकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपकी बात किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाली। अब आप जा सकते हैं। ये कहकर नव्या शेखर के मुंह पर दरवाजा बंद करने वाली थी कि तभी पीछे खड़े एक गार्ड ने हाथ लगाकर दरवाजे को रोक लिया। तुम शायद मेरी बात समझी नहीं। तुम्हें मिस्टर अहलूवालिया से शादी करनी होगी, मतलब करनी ही होगी। मैं तुमसे पूछने नहीं, तुम्हें बताने आया हूँ। तुम्हारी शादी मिस्टर अहलूवालिया से ही होगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। शेखर ने कड़ी आवाज में कहा। 6 साल पहले आपने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। आते वक्त मुझे लगा था शायद आप मेरे साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। अब मेरा आपके परिवार से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई भी फैसला लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। नव्या ने उल्टा जवाब दिया तो शेखर ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। मना करके तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं नहीं करना चाहता। शेखर के इतना कहते ही उसके दोनों गार्ड्स घर के अंदर घुसने लगे। नव्या उन्हें अंदर आता देखकर और भी ज्यादा घबरा गई। अरे अरे, कहाँ आ रहे हैं आप लोग? बाहर चलिए, ये क्या बदतमीजी है। पापा, इन्हें लेकर यहाँ से जाइए अभी, नव्या ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो अपने हाथों से उन दोनों गार्ड्स को रोकने की कोशिश कर रही थी और शेखर मुस्कुराते हुए खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। जैसे ही गार्ड्स आरव के कमरे की ओर बढ़ने लगे, नव्या ने बीच में आकर उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पीछे हटो। जिद करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता नव्या। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो मैं भी तुम्हारा बाप हूं, शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। नव्या जानती थी कि शेखर अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आरव के ऊपर किसी भी तरह का खतरा नहीं आने देगी। ठीक है, मैं हार गई, आप जीत गए, नव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर शेखर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। तो इसका मतलब है कि तुम मिस्टर अहलूवालिया से शादी करने के लिए तैयार हो? शेखर ने पूछा। आप लोग बैठिए, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। इतना कहकर नव्या सीधे वॉशरूम में चली गई। शेखर बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि नव्या ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे। अब वो आराम से मिस्टर अहलूवालिया के साथ अपनी डील कर सकता है। लेकिन अपनी खुशी में उसने ये नहीं देखा कि नव्या अंदर वॉशरूम में चुपके से अपना मोबाइल लेकर चली गई थी। अंदर आते ही नव्या घबराहट से हांफने लगी। बाहर तो मैंने किसी तरह से उन्हें रोक लिया, लेकिन मैं मिस्टर अहलूवालिया से शादी हरगिज नहीं कर सकती। क्या करूं मैं? नव्या हर पल बस यही सोच रही थी। उसे इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आ रहा था, अविनाश। वही है जो मेरी मदद कर सकता है। तभी उसे अविनाश का दिया हुआ प्रपोजल याद आया। फिर उसे आरव का चेहरा याद आया। आरव के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, उसने खुद से कहा और तुरंत अविनाश को कॉल कर दिया। उधर अविनाश अपनी कार में ऑफिस जा रहा था। उसने जैसे ही नव्या का नंबर देखा, फोन झट से उठा लिया। हेलो अविनाश, मैंने सोच लिया है, आई विल मैरी यू। ये सुनते ही अविनाश ने चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक मार दिया। आर यू सीरियस? उसने गंभीर टोन में पूछा।
यस, आई एम डैम सीरियस। यहाँ पापा आए हुए हैं। वो मुझे मिस्टर अहलूवालिया से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। उनके साथ 2 गुंडे भी हैं जो आरव के कमरे के सामने खड़े हैं। मुझे डर लग रहा है अविनाश। अविनाश ने आज तक नव्या की इतनी घबराई हुई आवाज नहीं सुनी थी। वो समझ गया था कि वहां सिचुएशन काफी खराब थी। मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर अविनाश ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और तुरंत नव्या के घर के लिए निकल गया। यहाँ नव्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसके होश उड़ गए थे। उसने देखा कि शेखर गुंडों के साथ आरव के कमरे में आ चुका था। तुम लोग अंदर कैसे आए? दूर हटो मेरे बेटे से, नव्या ने दबी हुई आवाज में कहा, क्योंकि आरव अब भी सो रहा था। अरे भाई, मैं तो बस अपने नाती को देखने आया था। मुझे लगा कि तुम सोचने में इतना टाइम ले रही हो। अगर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो मैं भी उसके लिए तैयार रहूं। इसीलिए मैं आरव को देखने आ गया। वैसे आरव हमारी भी तो जिम्मेदारी है। तुम फिक्र मत करो, मैं आरव का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर शेखर ने अपने गुंडों को इशारा किया कि आरव को उठाए और गाड़ी में ले जाए। पापा, आप ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? नव्या ये बोल ही रही थी कि तभी गुंडों ने आगे आकर आरव को उठाने की कोशिश की। नव्या ने आगे आते हुए चिल्लाकर कहा, हाथ भी मत लगाना आरव को। तभी अचानक मेन डोर की बेल बजी। नव्या को लगा कि शायद अविनाश वहां पहुंच चुका है। वहीं शेखर और उसके गुंडे घबरा गए थे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ देखो बाहर कौन है, शेखर ने कहा। पर उन लोगों से पहले नव्या भागते हुए बाहर आ गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। शेखर पुलिस ऑफिसर्स को देखकर दंग रह गया था। पुलिस? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ से कॉल गया था, पुलिस ऑफिसर्स ने कहा और वो घर के अंदर आकर इधर उधर देखने लगे। शेखर को लगा कि नव्या ने वॉशरूम में जाकर पुलिस को कॉल कर दिया था। उसने तुरंत अपने आप को बचाने के लिए आगे आकर कहा, अरे सर, यहाँ से आपको कौन बुलाएगा? हम तो फैमिली हैं। नहीं ऑफिसर्स, ये मेरे पापा जरूर हैं, पर ये मेरे घर में गुंडों के साथ मुझे और मेरे बेटे को धमकाने के लिए आए हैं। इनफैक्ट ये तो मेरे बेटे को किडनैप भी करने वाले थे। नव्या ने मौका देखकर पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ बता दिया। आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा, पुलिस ऑफिसर्स ने सख्ती से शेखर से कहा। अरे सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से बात करने के लिए आया था, शेखर ने लड़खड़ाते हुए कहा। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने पूछताछ के लिए शेखर और उसके गुंडों को पकड़ लिया और नव्या के घर से लेकर चले गए। मम्मा, आरव ने आवाज लगाई। ये सुनते ही नव्या भागकर आरव के पास गई और उसे गले से लगा लिया। मम्मा, इतना शोर क्यों आ रहा था? कोई आया था क्या? आरव ने अलसाई आवाज में कहा। नव्या ने किसी तरह से अपने आंसुओं को रोका और कहा, कुछ नहीं आरव, बस कुछ लोग घर पर आए थे तो मम्मा उनसे बात कर रही थी। क्या पापा आए थे? आरव ने पूछा। ये सुनकर नव्या को कुछ याद आ गया। हाँ, पापा आ गए आरव, अविनाश ने कहा। ये सुनते ही नव्या और आरव की नजरें एक साथ दरवाजे की तरफ गईं, जहां पर अविनाश खड़ा हुआ था। अविनाश को देखकर नव्या को याद आ गया कि उसने अविनाश से शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। पापा, आरव ने खुशी से जाकर अविनाश का हाथ पकड़ लिया। उसे सामने देखकर नव्या ने सुकून की गहरी सांस ली। अविनाश और नव्या ने एक दूसरे को हिचकिचाहट से देखा। उन दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अब उनको नई शुरुआत करनी थी, सिर्फ और सिर्फ आरव के लिए। नव्या ने फ्रेश होने के लिए आरव को वॉशरूम में भेज दिया। उसके जाते ही अविनाश ने पूछा, आर यू रेडी? ये सुनकर नव्या ने बस हाँ में अपने सिर को हिला दिया, क्योंकि वो खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। तुम लोग ठीक तो हो ना? अविनाश ने पूछा। आज उसे आरव के साथ साथ नव्या की भी फिक्र हो रही थी। हाँ, थैंक यू। तुमने पुलिस भेजकर बहुत बड़ी मदद की मेरी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। नव्या घबरा कर बोले जा रही थी। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। I'll take care of everything.
अविनाश ने कहा। आज पहली बार नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई खड़ा है। तभी आरव ने आकर दोनों का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, पापा, हम लोग तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? आरव ने पूछा। उसे अविनाश और नव्या की शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अविनाश और नव्या ने एक दूसरे को देखा। हम एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं बड़ी, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, अविनाश ने कहा। उसने नव्या से पूछा, तुमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो रख लिए हैं ना? हाँ, नव्या ने जवाब दिया और अविनाश के साथ आरव को लेकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद अविनाश की गाड़ी कोर्ट के सामने रुकी। नव्या हर पल खुद से सवाल कर रही थी कि उसने शादी का फैसला करके सही किया है या नहीं। अविनाश ने नव्या के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट की फाइल दी। इसमें सब कुछ लिखा है, एक बार अंदर चलकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, फिर इसे आराम से पढ़ लेना। इट्स अ बिट लॉन्ग, अविनाश ने कहा। नव्या थोड़ी हिचकिचा जरूर रही थी, लेकिन उसे पता था कि ये शादी कितनी जरूरी है। अविनाश ने आरव और नव्या का हाथ पकड़ा और कोर्ट के अंदर चला गया। वहां पर उसका वकील पहले से मौजूद था। अविनाश और नव्या को जाकर बस साइन करना था। अविनाश ने अपने वकील से कहकर कोर्ट रूम थोड़ा खाली करवा दिया था ताकि शादी की खबर बहुत लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद थे उन सबकी निगाहें अविनाश और नव्या पर टिकी हुई थीं। काफी सारे लोगों की नजरें एक साथ नव्या को देख रही थीं। तभी अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। डोंट वरी, मैं यही हूँ। वैसे भी तुम अविनाश आहूजा के साथ चल रही हो, लोग तो देखेंगे ही। ये सुनकर नव्या उसे देखने लगी। रजिस्ट्रार के कहने पर अविनाश और नव्या दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। साइन करते ही नव्या और अविनाश दोनों के मन में कुछ तो बदल गया था। बाहर जाकर अविनाश ने कहा, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम लोगों का सामान शाम तक घर पहुंच जाएगा। ये मम्मा पापा की शादी हो गई, इसका मतलब है कि हम पापा के साथ रह सकते हैं, आरव ने खुशी से क्लैप करते हुए कहा। वहीं नव्या को पहले से ही पता था कि शादी के बाद उसे अविनाश के साथ ही रहना होगा। वो खड़ी होकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी। जिस तरह से डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट बना था वो अविनाश से काफी इम्प्रेस्ड थी। उसने जो कुछ भी सोच रखा था वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद था। जैसे शादी के बाद अविनाश और नव्या एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस शादी के पीछे किसी भी तरह का फाइनेंशियल लालच नहीं जुड़ा हुआ है। तभी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए नव्या ने कहा, एक मिनट, एक प्रॉब्लम है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये सुनकर अविनाश थोड़ा हैरान हो गया। क्या प्रॉब्लम दिखी थी नव्या को कॉन्ट्रैक्ट में? क्या शुरू होने वाला था नव्या और अविनाश का नया सफर? क्या ये सिन्हा परिवार की हार थी? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।